बस की यात्रा के अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में व्यंग विधा के विषय में पढ़ा और इसके महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में भी पढ़ा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बस की यात्रा का अगला भाग, और इसमें हम पढ़ेंगे बस की यात्रा का सारांश। पुनः आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई ने महत्वपूर्ण व्यंग्य लिखे हैं, और उन्हीं का एक व्यंग्य बस की यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत है। बस की यात्रा पाठ का सार। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृतांत है, यानी एक ऐसी यात्रा जिसको पढ़कर आपको हंसी भी आती है, परंतु साथ ही साथ उनकी परेशानियों का अनुभव ही होता है। और इसे लिखा गया है व्यंग्य विधा में, और जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। यह लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो शुरू करते हैं बस की यात्रा। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह दी, यानी जो लोग वहां आसपास खड़े होंगे उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप इस शाम वाली बस से मत जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सलाह लोगों ने क्यों दी, परंतु जब लेखक ने उस जर्जर बस को देखा तो उन्हें लगा कि यह बस तो वृद्धावस्था में है। लेखक को लगा यह बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उस बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे, और उनके अनुसार यह बस एकदम ठीक थी और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो असमंजस में थे कि जाएं या ना जाएं। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय है, चूँकि यह अनुभवी है। और लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह से देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हों, क्योंकि बस इतनी खटारा थी और उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। परंतु फिर भी उन सभी को काम पर जाने की जल्दी थी और वे उस बस में चढ़ गए। तो अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बस के चालू होते ही, सबसे पहले तो बस चालू होती है, तो बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल ना कर दें। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे, और उसी तरह इस बस के अन्य भाग भी दूसरे भागों का सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने के बाद ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर बैठा नहीं है बल्कि अटका है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर उसे नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल भी कम हो रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया था और उसे डर लग रहा था कि अभी कहीं
बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक फेल ना हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ भी अपने दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि उसे लगता था जब भी कोई पेड़ सामने से आता था तो उसे ऐसा लगता था कि अब बस उस पेड़ से टकरा जाएगी। और थोड़ी देर में जब कोई झील आती तो उसे लगता कि ये बस उस झील में ना गोता लगा जाए। मतलब हर जगह उसे मौत ही नजर आ रही थी। इसी बीच क्या होता है कि बस पुनः रुक जाती है। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चल पाती है। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे महज संयोग बता रहे थे। कमजोर चांदनी में बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। उसे लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए और उन सब की अंत्येष्टि ना करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोल लिया और उसको कुछ ठीक किया तो बस चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वृद्धा की आंखों की रोशनी कम हो जाती है। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अन्य गाड़ियों के निकलने पर आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी, जैसे कहती हो बेटा तुम निकल जाओ, मैं तो थोड़ी देर बाद भी चली जाऊंगी। जैसे कोई वृद्धा स्त्री करती है ना कि लोगों की भीड़ देख करके एक किनारे खड़ी हो जाती है, तो उसी प्रकार से इस बस की भी स्थिति थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके के साथ रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस में सफ़र किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। क्यों क्यों होना चाहिए था? क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना किस बस में सफ़र करना ही अपने प्राणों का बलिदान देने के जैसा है। परंतु वह यह सब जानते हुए भी उस बस में यात्रा कर रहा था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर वह बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं और भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मतलब उन लोगों ने सोच लिया था कि अब इस बस से कहीं नहीं पहुंच सकते हम। उन्हें लगता था कि पूरी ज़िंदगी बस इसी बस में बिताना है और वह अब घर की तरह उस बस में आराम से बैठ गए और कहीं भी जाने और कहीं भी पहुंचने की चिंता को छोड़ दिया उन्होंने और आपस में हंसी मजाक करने लगे और हंसी मजाक में शामिल हो गए। बच्चों, अब आपने यह बस की यात्रा भी पढ़ी, कुछ आनंद आया, परंतु एक प्रश्न भी है। जैसा कि पहले कहा गया था कि हास्य और व्यंग में क्या अंतर है, तो हास्य और व्यंग में यहाँ पर क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। क्यों? क्योंकि अंत में एक प्रश्न मन में है कि आम आदमी किस प्रकार से अपने जीवन की परवाह ना करते हुए इस तरह से जीने को मजबूर है। वह जानता है अपनी परेशानियों को, परंतु थोड़े दिन तक वे परेशानियां उसे परेशानियां लगती हैं। जैसे प्रारंभ में लेखक को क्या हो रहा था? हर एक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नाले में लगता था कि ये गिर जाएगी, गोता खा जाएगी, बस अभी प्राण निकल जाएंगे। परंतु अंत में उसने कहीं भी जाने की चिंता छोड़ दी और उसके बाद हंसी मजाक करने लगा और इस प्रकार से चिंता छोड़ करके वह बस में बैठा रहा। तो बात वही है कि आम आदमी भी प्रारंभ में तो
परेशानियों को देखकर थोड़ा बहुत जूझने की कोशिश करता है। कुछ देर वह परेशान भी होता है, दुखी भी होता है और परिस्थितियों को समझ नहीं पाता है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह उनके साथ तालमेल बिठा लेता है, क्योंकि वो परिस्थितियाँ उसे लगता है कि कभी बदलने वाली नहीं हैं। तो इस तरह से जो बस की यात्रा है, इसके द्वारा आम आदमी की जो परेशानी है, किस प्रकार से वह परेशानियों का सामना करता है और किस प्रकार से उन परेशानियों के होते हुए भी उनसे वह तालमेल बिठा लेता है अंत में, इस पर व्यंग किया गया है। उन लोगों पर ही व्यंग किया गया है कि जो लोगों की ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए केवल अपने आराम के लिए और अपने मुनाफे के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यंग दोनों के ऊपर ही किया गया है। एक तो उन लोगों के ऊपर जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करते, और दूसरा आम जन की ओर भी किया गया है कि पहले तो वे उन परिस्थितियों से, जो परिस्थितियां उन्हें परेशान करती हैं, उनसे घबराते हैं, परंतु बाद में उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां उन्हें लगता है कि उनके वश में नहीं है कि वह बदल पाएं। तो इस प्रकार से यह जो है व्यंग किया गया है इन दोनों के ऊपर, और बस की यात्रा के द्वारा हंसाते हुए भी हमें आम आदमी की परेशानियों से रूबरू कराया गया है। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। जैसे हम कई बार वाक्य में प्रयोग करते हैं, तुम किस निमित्त यहाँ आए हो, यानी किस कारण यहाँ आए हो, है ना। तो इस प्रकार से यह जो है निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। गोता यानी डुबकी लगाना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जब घटनाएं घटती हैं तो गोताखोरों को बुलाया जाता है, जो पानी में डुबकी लगाने में माहिर होते हैं। तो गोता का अर्थ होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। बियावान का अर्थ होता है जंगल या उजाड़ खंड, यानी ऐसा जहाँ पर पूरा सुनसान हो, जंगल हो, उजाड़ हो, यानी झाड़ झंखाड़ जहाँ लगे हों, वह कहलाता है बियावान, जहाँ पर सन्नाटा होता है और जंगल होता है। अंत्येष्टि का अर्थ होता है मृतक कर्म या दाह कर्म। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो मृत्यु कर्म किया जाता है उसे बोला जाता है अंत्येष्टि। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना। प्रयाण का एक अर्थ मरना भी होता है। तो प्रयाण के दोनों ही अर्थ हैं, पहला है प्रस्थान और दूसरा है मरना। कई बार युद्ध के लिए जब वीर जाते हैं तो वहाँ पर प्रयाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। इसके साथ ही हम कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेखन हेतु आप लोगों को यहाँ कार्य दिया जा रहा है। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए, लिखिए। आपने इस पाठ को पढ़ा, मैंने आपको सारांश भी पढ़ाया और थोड़ी कहानी भी समझाई। इसके साथ ही साथ आपके पास पुस्तक भी होगी जिसमें आपने इसे पढ़ा होगा। तो इसे पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए, लिखिए। दूसरा है, पाठ में वर्णित बस की स्थिति और वर्तमान बसों की स्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं, लिखिए। यानी इस बस में क्या स्थिति है और वर्तमान बसों की क्या स्थिति है। आपको कोई अंतर दिखाई देता है क्या? क्या आज आप उस तरह की बसों में सफ़र करते हैं जिस तरह की बस इस पाठ में बताई गई है? और यदि हाँ तो लिखिए, और यदि नहीं तो भी लिखिए। तो आप इस पाठ में वर्णित बस के बारे में पढ़ें और उसके पश्चात आज की बसों को, जिसमें आप सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बारे में आप समझें, सोचें और फिर इस उत्तर को लिखें। तीसरा प्रश्न है, बस की यात्रा की तरह आपको बहुत आनंद आया होगा।
यानी आपको बस की यात्रा पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया होगा और आप भी इस प्रकार की मनोरंजक कथा का सृजन कीजिए। यानी बस की यात्रा की तरह जो है आपको जो है बहुत आनंद आया होगा इसको पढ़कर। तो आपने भी कई यात्राएं की होंगी। तो इस प्रकार की किसी मनोरंजक कथा का सृजन कीजिए, चाहे वह किसी यात्रा की हो या किसी अन्य घटना की हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप किसी यात्रा का ही इस प्रकार से वर्णन करें, आप किसी और घटना का भी इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं जो कि हास्य या व्यंग से संबंधित हो या हास्य और व्यंग विधा में लिखी गई हो। हमारा अगला प्रश्न है, अनुमान कीजिए कि बस जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। यानी बस यदि मान लीजिए जीवित होती तो वो कैसे बताती कि मेरी क्या हालत है। जैसे मान लीजिए वो बोल सकती तो वो क्या क्या कहती, अपने दुख को कष्ट को। मान लीजिए आप बीमार हैं और आपसे कोई काम कराते जाए, तब आपके मन में क्या भाव आते हैं। तो आपने देखा ना, यहाँ पे बस भी कैसी है, बीमार हो गई है। तो वो अपनी हालत के बारे में क्या क्या कहती, किन शब्दों में अपने जीवन के कष्ट को व्यक्त करती, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, यहाँ हमने आपका यह पाठ 2 भागों में पूर्ण किया। पहले पाठ में मैंने आपको लेखक परिचय, विधा परिचय और पाठ प्रवेश बताया। दूसरे भाग में मैंने आपको पाठ सारांश, शब्दार्थ और लेखन के लिए ये कुछ प्रश्न दिए। इसके अतिरिक्त पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आप ऑनलाइन क्लास में समझाऊंगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप के पास यदि पाठ्य पुस्तक है तो उसे आप लेकर बैठें, साथ ही साथ पेन कॉपी लें। बच्चों, ध्यान रखें कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास में बैठें, आपके जो मोबाइल में जो कैमरा है, गूगल मीट पे जब आप आएंगे तो अपना कैमरा और अपना वॉल्यूम, जो आवाज़ है, उसको आपको बंद रखना है। दोनों ही चीज़ें, ना ही आपका कैमरा चालू होना चाहिए, ना ही आपकी साउंड आवाज़ चालू होनी चाहिए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे आप अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और यह ध्यान रखें कि आपके पास यदि पाठ्य पुस्तक है तो उसे लेकर अवश्य बैठें। पाठ्य पुस्तक, कॉपी और पेन, इसे लेकर बैठें। साथ ही साथ किसी भी अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपको शेयर नहीं करनी है। यह बात आप ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो यह अनुशासनहीनता है। साथ ही साथ जब आपको लिंक भेजी जाए तो मान लीजिए आपको 10 मिनट पहले लिंक दी जाती है, तो आपको जो टाइम है तुरंत ही आपको ज्वाइन होना है, देरी नहीं करना है, क्योंकि देर करना भी एक तरह से अनुशासनहीनता है। और यदि आपको अधिक देर हो जाएगी तो आपकी रिक्वेस्ट को माना नहीं जाएगा और फिर आपको क्लास में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अतः आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि समय पर आपको लिंक को, जो आपको लिंक दी जाएगी उस लिंक से आपको ज्वाइन होना है, जिससे कि सभी की पढ़ाई समय के अंतराल में पूरी हो सके और बीच में आपको किसी भी प्रकार से कोई दूसरी चीज़ें शेयर नहीं करना है और ना ही आपस में कोई चैट करना है।
किसी भी प्रकार से आपस में बातचीत नहीं करना है। ध्यान लगा करके 40 मिनट के समय को पूरी तरह से अपने उपयोग में लेना है, जिससे आप घर रहकर पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। हम सभी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु बच्चों, यदि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ हो जाएगा। अतः हम आपसे आशा रखते हैं कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।